क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को 3 पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और इनमें कुछ एंगल्स 80 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री दिए हुए हैं और एंगल्स एक्स, वाई, जेड के बारे में पता करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है। एक्स और 80 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए मैं डायरेक्टली क्लेम कर रहा हूं कि x की वैल्यू निकालना सबसे आसान काम है। ये हम लोगों को 80 डिग्री का मिल जाएगा। ठीक। फिर y की वैल्यू निकालनी है ना, तो नोट करें कि ये x है तो इसके वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल ये भी x हो जाएगा और इस ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होना है। वहां से हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हम लोगों को मिल रहा है कि 40 डिग्री प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि यहां से हम लोगों को y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस x यानी कि 80 डिग्री मिल जाता है। ये कैलकुलेशन करने पे हम लोगों को 60 डिग्री मिल जाता है। ठीक है। फिर हम लोगों को z की वैल्यू पता करनी है और z की वैल्यू पता करने के लिए देखें कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और इसका मतलब कि x विल बी इक्वल टू 20 डिग्री प्लस z और x की वैल्यू हम लोगों को 80 डिग्री मिल रखी है, यानी कि z की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे 60 डिग्री की मिल जाती है। ठीक है। तो ये हम लोगों का एक्स वाई जेड का वैल्यू हो गया। इसके बेसिस पे फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है कि 2z माइनस एक्स कितना होगा। तो 2z ये हो जाएगा 120 डिग्री और उसमें से x घटा लेना है, 80 डिग्री घटा लेना है, तो इसका आंसर हम लोगों को 40 डिग्री का मिल जाने वाला है। जबकि सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि x प्लस 2y कितना होगा। तो x और 2y को ऐड करने चलेंगे। x की वैल्यू है 80 डिग्री और 2y की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। इनको जोड़ करके इस पार्ट का आंसर हम लोगों को 200 डिग्री का मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसकी एक साइड की लंबाई 30 की है, दूसरी साइड की लंबाई 25 की है और इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को मिला करके एक और छोटा सा क्वाड्रिलेटरल अंदर बनाए हैं। उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो चूंकि P मिड पॉइंट है, AB की लंबाई 30 है, इसलिए A से P तक की लंबाई 15 की हो जाएगी। ये भी 15 है, ये 25/2 है, ये भी 25/2 है। ठीक है। तो उस लिहाज से अगर मुझे अंदर वाले छोटे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो मैं बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके इन छोटे 4 ट्रायंगल्स के एरियाज को घटा लेता हूं। बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ से 30 मल्टीप्लाइड बाई 25 और उसमें से हम लोगों को घटा लेना है 4 छोटे ट्रायंगल्स का एरिया। एक छोटे ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट का आएगा, तो ये कट जाना है और 30 इंटू 25 में से 15 इंटू 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को 15 इंटू 25 बच जाएगा जो कि 375 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि कुछ फूल है और कुछ बटरफ्लाईज है और अगर इफ वन बटरफ्लाई लैंड्स ऑन ईच फ्लावर देन वन बटरफ्लाई विल बी लेफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ फ्लावर्स
x है। ठीक है, तो अगर हर फ्लावर पे एक एक बटरफ्लाई बैठता है तो एक बटरफ्लाई बच जाएगा, इसको कोई फ्लावर नहीं मिलेगा, और इसका मतलब कि नंबर ऑफ बटरफ्लाइज विल बी इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, फ्लावर्स की संख्या से एक बटरफ्लाई ज्यादा है। फिर कह रहा है कि इफ टू बटरफ्लाइज लैंड ऑन ईच फ्लावर देन वन फ्लावर विल बी लेफ्ट। तो अगर हर फ्लावर पे दो दो मधुमक्खियां बैठ रही हैं, पहले फ्लावर पे दो, दूसरे फ्लावर पे दो, ऐसे करते हुए तो एक्स फ्लावर्स तक नहीं जाना है, एक फ्लावर बच जाना है। यानी कि फ्लावर्स की संख्या जिसमें मधुमक्खियां बैठी हैं वो x-1 होगी, और हर पे दो दो मधुमक्खी बैठी है, तो ये गिनती करते हैं तो हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ बटरफ्लाइज के इक्वल मिल जाना चाहिए। तो ये हम लोगों का इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों को 2x में से x गया, x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 मिल जाता है। तो फ्लावर्स की संख्या हम लोगों को 3 मिल जाती है, और बटरफ्लाइज की संख्या अकॉर्डिंगली हम लोगों को 4 मिल जाती है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि एक नंबर को पहले 3 से डिवाइड करते हैं, फिर 5 से, फिर 8 से, और रिमाइंडर्स 1 4 और 7 आ रहे हैं। तो अगर उल्टे ऑर्डर में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इसका क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए किसी नंबर n को हम लोग पहले 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करने पे ये हम लोगों को मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई सम कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर 1 का आया हुआ है। ठीक है, फिर ये जो कोशेंट आया Q1 उसको 5 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं Q1 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये सम अदर कोशेंट Q2 देगा, और रिमाइंडर हम लोगों को 4 का मिल जाने वाला है। फिर अगर मैं इस कोशेंट Q2 को 8 से डिवाइड करता हूं तो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हम लोगों को 7 का मिल जाता है। ठीक है, तो इस बात का फायदा उठा करके मैं n को लिख रहा हूं, n विल बी इक्वल टू 3, और Q1 की जगह लिखा जा सकता है 5Q2 प्लस 4, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 5Q2 प्लस 4, और प्लस में 1 आया हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखें तो ये आ जा रहा है 15Q2 प्लस 12 और 1 13। अब Q2 की वैल्यू आप देखें तो ये 8Q3 प्लस 7 है, यानी कि ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 8Q3 प्लस 7, और रिमाइंडर 13 का आ रहा है। ठीक है, इसको अगर रीअरेंज करके लिखें तो ये नंबर हम लोगों को 15 मल्टीप्लाइड बाई 8Q3 प्लस 15 टाइम्स 7 105 होता है, और उसमें 13 ऐड कर देना है। तो ये हम लोगों को 15 मल्टीप्लाइड बाई 8Q3 प्लस 118 मिल जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर डिवाइड करने का ऑर्डर बदल दे तो क्या होगा, यानी कि ये जो नंबर n जिसको इस फॉर्म में मैंने लिख लिया, इसको अब पहले 8 से डिवाइड करना है। अगर इस नंबर को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, 15 इंटू 8 Q3 प्लस 118 है, और इसको अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाता है। ये हम लोगों को 15Q3 प्लस 118 अपॉन 8 मिल जाता है। थोड़ा टाइम लेकर के इस डिवीजन को कैरी आउट कर ही देते हैं। तो अगर 8 को 118 से डिवाइड किया जाए तो एक बार में 8 आएगा, रिमाइंडर 3 38, 4 टाइम्स में 32 आएगा, और रिमाइंडर हम लोगों को 6 का मिल जाएगा।
यानी कि ये नंबर को लिखा जा सकता है 15Q3 प्लस 14 प्लस 6/8। यहाँ पे 6 रिमाइंडर है और ये पूरा चीज हम लोगों को कोशेंट के रूप में दिखाई दे रहा है। ये जो कोशेंट आया ना, इसको फिर हम लोगों को 5 से डिवाइड करना है। तो अगर 15Q3 प्लस 14 को 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये 5 से पूरी तरह से डिवाइड होकर के 3Q3 दे देगा और 14/5 अलग से मिल जाएगा। 14 को डिवाइड करने चलेंगे तो ये हम लोगों को 2 प्लस 4/5 मिल जाएगा। तो वंस अगेन ये 4 हम लोगों को रिमाइंडर मिल रहा है और ये पूरी चीज हम लोगों को क्वोशंट के रूप में मिल रही है और इस क्वांटिटी को अब हम लोगों को 3 से डिवाइड करना है। तो अगर 3Q3 प्लस 2 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हम लोगों को Q3 प्लस 2/3 मिल जाता है और यही रिमाइंडर 2 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ए हम लोगों को ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। वैसे इसको सिंप्लीफाई करना इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे डिवाइड किया है तो ये पावर ऊपर जाकर के माइनस में चला जाएगा और वो मल्टीप्लाई हो रहा है m प्लस n माइनस l से। सिमिलरली ये पावर ऊपर जाकर के माइनस में चला जाएगा और n प्लस l माइनस n से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ भी वैसा ही काम करना है। तो अगर मैं पावर्स को इकट्ठा करने चलूं तो पावर्स आर m माइनस n इंटू m प्लस n माइनस l। फिर यहां देखेंगे तो n माइनस l इंटू n प्लस l माइनस m और यहां देखेंगे तो l माइनस m इंटू l प्लस m माइनस n मिल रहा है और इसको हम लोग पेशेंटली इवेलुएट करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रख करके इसको कैलकुलेट करना होगा। ये क्वेश्चन पेशेंस डिमांड करने वाला है ही। यहाँ पे जैसे m से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, ये मिलेगा m² प्लस m इंटू n माइनस m इंटू l। माइनस n से मल्टीप्लाई किया तो माइनस mn माइनस n² प्लस nl। n से मल्टीप्लाई किया तो n² प्लस nl माइनस mn माइनस l से किया तो माइनस nl माइनस l² प्लस ml। l से किया तो ये है l² प्लस ml माइनस nl माइनस m से किया माइनस ml माइनस m² प्लस m इंटू n। तो m n और l में ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। जरा चेक करके देखा जाए कि कौन कौन से टर्म्स इसमें कट रहे हैं। यहाँ पे m² दिखाई दे रहा है, यहाँ माइनस m² दिखाई दे रहा है, ये कट जाएगा। यहाँ n² दिखाई दे रहा है माइनस के साथ, यहाँ प्लस के साथ, ये कट जाएगा। l² का भी ऐसा ही कुछ हाल है, यहाँ माइनस के साथ है, यहाँ प्लस के साथ है, कट जाएगा। mn देखा जाए तो यहाँ पे कट जा रहा है। माइनस ml देखा जाए तो यहाँ माइनस ml है, यहाँ प्लस ml है, कट जाएगा। nl को देखें, यहाँ प्लस nl है, यहाँ माइनस nl है, कट जाएगा। प्लस nl यहाँ पे है और माइनस nl यहाँ पे है, कट जाएगा। माइनस mn और प्लस mn कट जाएगा और प्लस ml और माइनस ml भी कट जाएगा। तो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और पावर ओवरऑल 0 मिल जाता है। यानी कि a हम लोगों को x की पावर 0 यानी कि 1 मिल जाता है। इसी तरह से
मैं b को भी कैलकुलेट करके देखता हूं। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को b की वैल्यू भी उसी तरीके से निकालनी है। यहाँ x की पावर में 1/a-b और 1/a-c दोनों दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1/b-c b-a है, 1/c-a c-b है। तो एक बार फिर से हम लोग पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे और जब पावर्स को इकट्ठा करते हैं तो 1/a-b मल्टीप्लाइड बाई a-c है, प्लस 1/b-c मल्टीप्लाइड बाई b-a है, प्लस 1/c-a मल्टीप्लाइड बाई c-b है। अब आप डिनोमिनेटर में देखिएगा ना, तो यहाँ पे a-b है, a-c है, लेकिन b-c नहीं है। यहाँ पे a-b नहीं है, बाकी दोनों टर्म्स है, और यहाँ पे a-c है, b-c है, तो a-b नहीं है। तो मैं यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर ले लेता हूँ, और वो कॉमन डिनोमिनेटर मेरा प्लान रहेगा कि a-b इंटू b-c इंटू c-a कर देने का। अगर ये करने चलते हैं तो a-b डायरेक्टली लिखा, लेकिन a-c को c-a लिखा है, यानी एक माइनस लगा के ऊपर b-c आएगा। प्लस यहाँ देखते हैं तो ये b-a है, माइनस लगा करके a-b आएगा, फिर b-c है और c-a अलग से आने वाला है, उसको ऑफ कोर्स यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। फिर लास्ट टर्म में देखें तो c-b नहीं, मुझे b-c लिखना है, उसके पहले a-b लिखते हैं, फिर b-c लिखते हैं, फिर c-a लिखते हैं, और यहाँ b-c का साइन पलटा है और नीचे a-b लगाया है। ठीक है, इस तरह से लिखने पे सारे टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम हो जा रहा है और सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। नीचे अगर हम लोग अब देखें तो ये है a-b मल्टीप्लाइड बाई b-c मल्टीप्लाइड बाई c-a, और ऊपर देखें तो -b प्लस c, फिर यहाँ पे -c प्लस a, फिर वहाँ पे -a प्लस b है। तो -b और प्लस b कैंसिल हो जाएगा, c और -c कैंसिल हो जाएगा, a और -a कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से ओवरऑल पावर हम लोगों को 0 मिल जाती है। इसका मतलब कि b की वैल्यू भी हम लोगों को x की पावर 0 यानी कि 1 मिलेगी, और इसका मतलब जो रेशियो पूछा जा रहा था a:b, इसकी वैल्यू हम लोगों को 1/1 यानी कि 1 मिल जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।